हेलो माय इम्परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में, जो कि हमारे एचएपी का 4th लेक्चर होने वाला है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को 99% चांस है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब आप श्योरली गारंटी ले सकते हो कि यहाँ से आप लोग को इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। और टॉपिक थोड़ा नया है तो हम लोग इसको बहुत ही आराम से समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर हम लोग होम्योस्टेसिस की, तो अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो देखो ये यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा होम्यो और दूसरा है हमारा स्टेसिस। तो देखो यहाँ पे जो होम्यो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। तो अगर होम्योस्टेसिस को हम लोग सिंपली समझना चाहें तो ये हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है जिससे हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे सेम स्टेट में बरकरार रहता है। अब देखो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप लोग को चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो एक होता है हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अगर इसको नाम से ही हम लोग समझना चाहें तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर का, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर का। तो यार देखो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं, लाइक हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ठीक है, एसिड बेस लेवल हो गया। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है कि हमारी जो मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, यानी कि हमारा वेदर हो गया, ठीक है, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। तो देखो क्या होता है कि अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है, चेंज होती हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी पड़ता है। अब इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि देखो जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर लोगों को यहाँ पे बुखार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट यानी हमारी बॉडी की जो अंदर की कंडीशंस हैं वो यहाँ पे इफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, सिंपली ये एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी की अंदर की जो कंडीशंस होती है वो यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहती हैं। यानी बाहर अगर कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो इसको अगर आप लोग समझना चाहो तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि गर्मी के मौसम में हमें इतना ज्यादा पसीना क्यों आता है। वहीं हम लोग बात करें ठंडी की, तो ठंडी में तो यार हमें कभी कोई पसीना नहीं आता है। तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जो हमारा बाहर का इन्वायरमेंट होता है, यानी बाहर का जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, तो आप लोग को पता है कि यार गर्मी में कभी कभी टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो अगर बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे 40-45 है और अंदर का यहाँ पे 37 है, तो यार इसकी वजह से हमारे अंदर का टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। अब ये क्या होगा कि ये हमारा 37 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 40-45 तक पहुँच जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यार हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी यहाँ पे अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, यहाँ पे स्वेट रिलीज करेगी, ठीक है। और उसी की वजह से यहाँ पे गर्मियों के मौसम में हमें पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो यहाँ पे 37 डिग्री पे मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये हमारे होम्योस्टेसिस का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ रहे होगे। अब देखो यहाँ पे जो होम्योस्टेसिस का जो मेंटेनेंस होता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे सेम बनाए रखने की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे बॉडी के फीडबैक सिस्टम्स के द्वारा गवर्न होती है। यानी सिंपली बात करें तो बॉडी के अंदर हमारे कुछ फीडबैक सिस्टम्स होते हैं जो यहाँ पे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बॉडी के फीडबैक सिस्टम्स के बारे में। यानी कि देखो फीडबैक सिस्टम का यहाँ पे क्या काम होता है कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, तो जब भी उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो ये यहाँ पे काम करता है, ठीक है, ताकि जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उनको वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में ला सके। यानी कि मान लो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर हमारा पीएच लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको दोबारा से मेंटेन करने का काम यहाँ पे फीडबैक सिस्टम्स हमारे करते हैं। अब देखो जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा रिसेप्टर, दूसरा होता है हमारा कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है हमारा इफेक्टर। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपली अगर समझें तो रिसेप्टर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं,
तो यहाँ पे रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी अगर चेंजेस हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले उसको पता करने का काम कौन करता है, रिसेप्टर, ठीक है। फिर रिसेप्टर यहाँ पे क्या करता है, पहले जो है हमारी प्रॉब्लम को पता करता है, फिर यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के पास जो है इनपुट भेज देता है, यानी कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे जाके बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आई है। अब कंट्रोल सेंटर क्या करता है कि कंट्रोल सेंटर यहाँ पे अपना जो है कमांड जनरेट करता है, किसको, इफेक्टर को। यानी कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको जो है पता करने का काम करेगा रिसेप्टर, फिर रिसेप्टर यहाँ पे भेजेगा कंट्रोल सेंटर, फिर उसको ठीक करने का काम यहाँ पे करेगा इफेक्टर, और इफेक्टर को कमांड कौन देगा ठीक करने के लिए, कंट्रोल सेंटर। और इफेक्टर यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जिस भी वजह से हमारी प्रॉब्लम हुई है उसको यहाँ पे ठीक करने का काम करेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारा रिसेप्टर क्या होता है, ये हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनको यहाँ पे डिटेक्ट करने का काम करता है। और कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं तो उसमें यहाँ पे पहले रिसेप्टर से इनपुट को रिसीव करता है, फिर यहाँ पे आउटपुट जनरेट करता है, किसको, इफेक्टर को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, हार्मोन्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स। यानी कि जो आउटपुट होता है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर जो इफेक्टर को देता है वो यहाँ पे नर्व इम्पल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, हार्मोन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। अब देखो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, हम लोग इसको यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या है कि मान लो अगर बॉडी में हमारी कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो उसको पता करने का काम यहाँ पे किसने किया, रिसेप्टर ने, ठीक है। फिर रिसेप्टर ने क्या किया, यहाँ पे बताया किसको, जाके यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को, ठीक है, कंट्रोल सेंटर को इसने जो है जाके प्रॉब्लम को बताया, और प्रॉब्लम को बताने को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट, ठीक है। तो इनपुट भेजा किसको, कंट्रोल सेंटर को। फिर कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे आउटपुट जनरेट किया, और आउटपुट किसको भेजा, इफेक्टर को। अब इफेक्टर यहाँ पे क्या करेगा, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको यहाँ पे ठीक करने का काम करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करें तो जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर बेसिकली दो टाइप के फीडबैक सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा होता है हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम। देखो इन दोनों को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इन्हीं दोनों पे लगभग हर बार एग्जाम में जो है 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा होम्योस्टेसिस आपसे 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। मतलब इतना जानो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 नंबर में हो, चाहे 7 नंबर में हो, चाहे 10 नंबर में हो। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे निगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, तो जैसा यहाँ पे इसका नाम ही है निगेटिव, तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो ये उसको जो है रिवर्स या फिर कम करने का काम करता है। देखो अब इसको आप लोग इस तरह समझो कि जैसे ये यहाँ पे क्या करता है, रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, यानी, और डिक्रीज मतलब कम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसको यहाँ पे कम करने का काम करता है, या फिर उसको जो है उल्टा करके सही करने का काम करता है। अब इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, 37 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको कम करेगा। और अगर टेम्परेचर घट रहा है 37 डिग्री से, तो ये क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा, ठीक है। तो मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि बिल्कुल उल्टा काम करेगा। तो इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब देखो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे पूछा गया है। तो देखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर मान लो अगर कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना है, यानी कि उसको दोबारा से सही करना, मेंटेन करना। तो देखो हम लोग यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलते हैं कि कैसे यहाँ पे अपना निगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है, कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है तो कैसे उसको यहाँ पे जो है दोबारा से कम करके सही करने का काम करता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में होता है हमारा स्टिमुलस। अब देखो स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस हमारी वो चीज़ होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, यानी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं तो वो किस वजह से आ रहे हैं, तो वो होता है हमारा स्टिमुलस। अब देखो यहाँ पे ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका स्टिमुलस क्या है, इंक्रीज इन हार्ट रेट। यानी कि मान लो आप लोग ऐसे समझो कि आप लोग बहुत ज़्यादा दौड़ के आए हो, ठीक है, और आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी क्या है कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और हो किस वजह से रहा है, क्योंकि हमारा हार्ट रेट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो स्टिमुलस क्या होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर यहाँ पे जो है प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा, यानी प्रॉब्लम को पहचानेगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसके केस में हमारा बैरो रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो बैरो रिसेप्टर क्या होता है, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे जो है कंट्रोल सेंटर को इनपुट भेजता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखो नर्व इम्पल्स हमारे एक फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बोल के बातें करते हैं, उसी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर अगर कुछ भी सिग्नल भेजना होता है तो वो हमारा नर्व इम्पल्स के फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक है। ऑर्गन्स यहाँ पे जो ब्रेन होता है उसको नर्व इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल भेजते हैं।
तो देखो जो हमारा रिसेप्टर है वो उसने यहाँ पे क्या किया, सिग्नल भेजा किसको, कंट्रोल सेंटर को। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन होता है। देखो हमारी बॉडी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो उनको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन ही तो करता है, यानी ब्रेन ही हमारे सारी चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो देखो ब्रेन यहाँ पे क्या करेगा, इनपुट को जो है रिसेप्टर से कलेक्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद आउटपुट भेजेगा। आउटपुट किसको भेजेगा, यहाँ पे इफेक्टर को। और इफेक्टर यहाँ पे क्या है, इफेक्टर है यहाँ पे ब्लड वेसल। तो देखो ब्लड वेसल यहाँ पे क्या करेंगी, आउटपुट को जो है कंट्रोल सेंटर यानी कि जो हमारा ब्रेन है उससे रिसीव करेंगी, और उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको ठीक करने का काम करेंगी, क्योंकि इफेक्टर का काम क्या होता है, ठीक करने का। तो ठीक यहाँ पे कैसे करेंगी, देखो हमारा प्रॉब्लम क्या था, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे डायलेटेड हो जाएंगी। तो डायलेटेड का मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि जैसे देखो ब्लड वेसल पहले यहाँ पे जो है इतनी बड़ी थी, और हमारी प्रॉब्लम क्या हुई थी, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा था। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ब्लड जहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे जो इसकी वॉल है, ठीक है, हमारी देखो ब्लड वेसल के अंदर ही तो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो यहाँ पे जो वॉल है, ठीक है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उस पर यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। तो अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स की वॉल यहाँ पे अपनी साइज में बड़ी हो जाएंगी तो यहाँ पे जो ब्लड है वो आराम से फ्लो करने लगेगा और प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, और हमारा जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा। तो डायलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साइज में बढ़ जाना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे डायलेटेड हो जाएंगी, हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर हमारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा और बॉडी जो है होम्योस्टेसिस में रिटर्न हो जाएगी, यानी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो फिर से यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, और यहाँ पे उसमें जो भी चेंज हुए थे वो यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, होम्योस्टेसिस क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करने की प्रोसेस होती है। और उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, फीडबैक सिस्टम के द्वारा। फीडबैक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, पहला होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है हमारा निगेटिव। तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, तो जैसा निगेटिव में क्या था, निगेटिव जैसा यहाँ पे उल्टा काम कर रहा था, यानी कि जो प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, उसको यहाँ पे डिक्रीज करने का काम कर रहा था। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको यहाँ पे बढ़ाने का काम करेगा। तो देखो यार यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आप लोग ये मत सोचना कि बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसको बढ़ा देगा। देखो यहाँ पे हर बार जो चेंजेस होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो बस आप लोग इतना समझो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे और बढ़ा देता है, ठीक है। तो अभी इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल बुक में दिया होता है वो होता है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब यहाँ पे बेबी का बर्थ होने वाला होता है तब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, ताकि जो उसका मतलब नॉर्मल मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, यहाँ पे जब ऑपरेशन नहीं, जब नॉर्मल बर्थ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे से हो सके सारी चीज़ें, उसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो जब यहाँ पे बेबी का बर्थ होने वाला होता है तो सबसे पहले क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है। तो लेबर पेन स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है कि मदर की जो यूट्रस वॉल होती है, ठीक है, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो बेबी का हेड होता है या फिर जो बॉडी होती है वो यहाँ पे सार्विक्स की तरफ फोर्स होने लगती है, यानी कि वो यहाँ पे सार्विक्स की तरफ मूव होने लगती है। तो उसकी वजह से देखो क्या होता है, स्टिमुलस हमारा, देखो स्टिमुलस यहाँ पे क्या होता था कि जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सार्विक्स है वो यहाँ पे स्ट्रेच होने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का काम क्या है, इसको और स्ट्रेच करना। तो सबसे पहले जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स। देखो यहाँ पे जैसे चेंजेस होते हैं वैसा ही यहाँ पे रिसेप्टर होता है। वहाँ पे देखो क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो वहाँ पे रिसेप्टर क्या था, बैरो रिसेप्टर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो यहाँ पे रिसेप्टर कौन है, स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट को जो है कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद कंट्रोल सेंटर, यानी कि जैसा कि हम लोग को पता है कंट्रोल सेंटर हमारा क्या होता है, ब्रेन। तो ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट को कलेक्ट करेगा और यहाँ पे आउटपुट को जो है जनरेट करेगा, किसको, इफेक्टर को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। अब ऑक्सीटोसिन यहाँ पे एक केमिकल होता है जो कि स्ट्रेचिंग को और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कहीं स्ट्रेचिंग हो रही होती है तो उसको यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो देखो ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि जो यूट्राइन मसल्स है, ठीक है, वो यहाँ पे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी,
और उसकी वजह से क्या होगा कि जो बेबी की बॉडी है वो यहाँ पे सर्विक्स को और ज़्यादा स्ट्रेच करेगी, जिसकी वजह से बेबी का आसानी से बर्थ हो सकेगा। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या हुआ कि जितना यहाँ पे सर्विक्स यहाँ पे स्ट्रेच होता है, ठीक है, उतना ही यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से सर्विक्स और स्ट्रेच होने लगता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी चेंजेस हो रहे होंगे उसको यहाँ पे और बढ़ा रहा होगा। तो चेंजेस यहाँ पे क्या हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे यहाँ पे स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि उसको और बढ़ा दिया। तो आप लोग को पता है यार कि जब बेबी का यहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होता है तो जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी उतनी आसानी से बेबी यहाँ पे बाहर आ सकेगा। तो उसी की वजह से हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है और जो भी मतलब चेंजेस हो रहे होते हैं उसको बढ़ा देता है। तो देखो यार आज का टॉपिक काफ़ी नया सा था और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था, बट अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप लोग दोबारा से देखना, ज़रूर से समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोग को यार हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।